तो भैया आज का क्या लेक्चर है? आज का हमारा लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट का। ये अल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर है और क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं आइए फटाफट से देखते हैं। तो भाई इसमें जो मेन चीज है जो हम लोग इस बार कवर करेंगे इस लेक्चर में है वो है फेजर के बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में। तो साइन कॉस ये सब साइन का ही पूरा उसी का साइनसोइडल फंक्शन का ही पार्ट है, बस लीड लैग ये सभी भी कर रहा होता है जिसके कारण उसके नाम हम चेंज कर देते हैं कि अच्छा ये अब कॉस हो गया। यहां से आप यूं गए 180 लीड किया तो भी माइनस साइन ओमेगा टी पे पहुंचे, आपने 180 लैग किया तो भी माइनस साइन ओमेगा टी पर पहुंचे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस पेन किलर सीरीज में। जी हां, जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्या है इस सीरीज में उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों ये सीरीज में हम लोग जो भी कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको पेन देते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर, या कहीं पर हम कह लें कि भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें रहती हैं और उस कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजों को जो है हम कोशिश करेंगे कि यहां पर आपको सिखा सकें, बता सकें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कर सकें। बच्चों ये जो सीरीज है ये पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर भी फ्री में अवेलेबल है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। होगा क्या वहां पर? भाई सर वीडियो तो हमने यहां देख ही लिया है यूट्यूब पर, फिर ऐप पर क्या मिलेगा हमको? तो बेटा ऐप पर आपको क्वेश्चन की एक शीट मिल जाएगी और वहां से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो रेगुलर जो आप बहुत बेसिक लेवल पर जो क्वेश्चंस करते हो उनसे थोड़ा सा अच्छे लेवल पर ये क्वेश्चंस होंगे। तो क्या बहुत एडवांस लेवल पर चीजें होने वाली हैं? जी नहीं, हम बातों को बेसिक से करेंगे और एक कोई सेगमेंट को अच्छी तरीके से समझ के उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या सर ये कोई वन शॉट सीरीज है? नहीं, इसमें सारा चैप्टर कवर नहीं होने वाला है। इसमें कवर होगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट, और दूसरा कह लें कि थोड़ा जहां पर कॉन्सेप्चुअली हमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी हम उस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अपना पूरा फोकस उन बहुत छोटे मगर मोटे कॉन्सेप्ट्स पर रहेगा जो सभी को आना जरूरी है। तो भैया आज का क्या लेक्चर है? आज का हमारा लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट का। ये अल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर है और क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं आइए फटाफट से देखते हैं। तो भाई इसमें जो मेन चीज है जो हम लोग इस बार कवर करेंगे इस लेक्चर में है वो है फेजर के बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में। और इसका जो एक सेकेंड लेक्चर भी होगा जो नेक्स्ट वीक आएगा और उसमें हम लोग इसके और क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए वहां हम अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाए इसके लिए जरूरी ये है कि ये फेजर वाली जो पार्ट है, फेजर वाली जो बात है, ये फेज होता क्या है, ये फेजर डायग्राम होता क्या है, ये बनता क्या है और कैसे है, और इसका अल्टरनेटिंग करंट में कैसे इस्तेमाल होने वाला है, इसको हम इस लेक्चर में समझेंगे। बच्चों यहां जो हम लोग फेज के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, ये चीज आपकी एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, ये चीज आपकी वेव में, ठीक है, चाहे वो 11th क्लास के वेव्स वाला चैप्टर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे आपका वेव ऑप्टिक्स हो, इन सभी जगहों पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही काम करता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये आता है तो बहुत सारी इन चैप्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आसानी से समझ पाते हैं और उसको सॉल्व कर पाते हो। फिर जब आप एक साथ पढ़ते तो आपको दिखता है कि यार ये तो सारी प्रॉब्लम हर चैप्टर की एक सी ही है, एक सा ही कनेक्शन है, बस थोड़ा थोड़ा नाम और चीजें बदली हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई फेज क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, कैसे ये बनते हैं और कैसे फिर हम इनको अल्टरनेटिंग करंट में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आया, फेज वर्ड आप ये सुनते रहते हैं, फेज फेज, इस ये फेज है, ये फेज है, तो ये फेज होता क्या है? बहुत मोटी मोटी भाषा में अगर बात की जाए तो फेज का मतलब है एंगल।
बहुत सीधी सरल भाषा में अगर बात करें, अरे सर एंगल कौन सा, मतलब जैसे अगर आपके पास कोई एक साइनसोइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ठीक है, और वो मान लेते हैं y बराबर a साइन थीटा लिखा हुआ है। तो अब अगर इसमें हम देखें तो हमें यहां यही देखो, ये बेसिक बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर बेसिक बातें पता है भाई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहां पर हमें अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो ये जो a लिखा है, ये इस फंक्शन का, जो भी साइन का फंक्शन मैंने लिखा है, इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि इस y की, इस जो भी ये y हो, ठीक है, जो भी ये y है उस y की मैक्सिमम वैल्यू, और जो ये थीटा एंगल यहां दिख रहा है, ये चीज आपकी कहलाती है फेज। तो अब अगर इसको हम थोड़ा ग्राफिकली बनाने की सोचें कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो मैंने कहा कि भाई ये y एक्सिस जो है y को रिप्रेजेंट कर रही है और x एक्सिस में ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने कहा कि y बराबर a साइन थीटा को अगर हम प्लॉट करें तो y इक्वल्स टू a साइन थीटा को जब हम प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का जो है साइन का हमको एक कर्व मिल जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है? देखो, इसको रीड करना आना चाहिए सही तरीके से। बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये छोटी सी बात भी कई बार लोगों को पता नहीं होती, जिसके कारण उनको समस्या होती है। तो सर ये क्या दिखा रहा है? बेटा ये दिखा रहा है, अगर ये थीटा लेट सपोज रेडियन में है तो ये साइन के कर्व में क्या दिखाता है? ये वाला जो यहां पर थीटा बनता है ये तो 0 हो गया, ये π/2 हो गया, जिसको डिग्री में 90 डिग्री भी कह लेते हैं, ये पाई हो गया, ठीक है, 180 डिग्री भी कह लेते हैं। इसको कहेंगे तो ये कितना हो गया? ये वाला, ये हो गया आपका 3π/2, और ये जो है ये हो गया 2π, ठीक। अब ये बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके आगे का भी इसमें देखूं तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा, इसके बाद से ये ना रिपीट करना शुरू कर देगा। तो अगर मान लीजिए एक्सिस और ड्रॉ कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, आगे तक बढ़ा दिया थीटा, तो क्या होगा? होगा ये कि ये जो एक्सिस है ये आपकी रिपीट हो जाएगी, है ना, ये यहां से फिर से साइकिल जो है पूरी तरह से क्या कर जाएगी? रिपीट कर जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है लगातार अनंत काल तक आप कह लो कि, ठीक है, थीटा लगातार बढ़ता चला जाएगा और वो चीज बार बार अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगी। तो बेटा इसको रीड कैसे करते हैं? हम रीड ऐसे करते हैं कि जब 0 वैल्यू थी तब y की वैल्यू क्या थी? 0 थी। और जब इधर बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं, अगर यहां पर अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरी यहाँ y की वैल्यू भी क्या हो रही है? देखें अगर आप, तो बढ़ रही है। तो यहां जब पहुंचा तब ये y की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो इस पर्टिकुलर थीटा पर y मेरा मैक्सिमम है। देखो इसको ऐसे देखते हैं, इस पर्टिकुलर थीटा पर जब इतना थीटा है तो y मेरा मैक्सिमम है, और आगे बढ़े तो y मेरा और कम हो गया, और आगे बढ़े मेरा y और कम हो गया, और आगे बढ़े मेरा y और कम हो गया, और कम होते होते पाई वैल्यू पर जाकर 0 हो गया। और आपको पता भी होगा कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये ग्राफिकली ये चीज दिखाई दे रही है। ग्राफिकली क्या है, हमको थोड़ा दिखाई देता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं। और क्या बात दिखती है? और ये बात दिखती है कि सर और आगे बढ़ने पर, पाई से भी आगे एंगल बढ़ाने पर जो y की वैल्यू है वो निगेटिव में जा रही है, और 3π/2 पर जाकर ये फिर से मैक्सिमम हो गई। लेकिन किस दिशा में? मतलब किस में? मैग्नीट्यूड इसका देखा है, निगेटिव हो गया, और फिर ये 0 हो गया, और 2π के बाद से फिर से इसने उसी हिसाब से बढ़ना, थीटा के बढ़ाने पर उसी हिसाब से बढ़ना शुरू कर दिया। तो यहां पर अगर देखो तो ये 2π, ये हो जाएगा 3π, ठीक है, ये हो जाएगा 4π, और साइकिल ऐसे चलती रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? वैसे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, वो हमने a कह रखा है, तो ये वैल्यू कितनी रही होगी? a रही होगी। और इधर पर अगर मैं बात करूं नेगेटिव साइड में, तो ये जो ये वाली वैल्यू है हमारे, ये वाली वैल्यू ये
ये हमारी कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये 3π/2 पे ये रही होगी हमारी कुछ -a। तो कोई भी y की जो वैल्यू है वो +a से -a के बीच लगातार क्या कर रही है, ऑसिलेट हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ठीक, और फेज वर्ड क्या बताया मैंने, एंगल से लेना देना है उसका। ये जो है क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका फेज हो गया, जितने एंगल पर है वो उसका फेज हो गया। और y इसकी कौन सी वैल्यू हुई, तो y उसकी वैल्यू हुई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब किसी पर्टिकुलर थीटा पर क्या क्या वैल्यू है, उस थीटा पर एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, ये उसकी इंस्टेंटेनियस एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर थीटा को हम मतलब टी के टर्म में ले आए तो इंस्टेंट वर्ड बेसिकली टाइम के साथ जुड़ा रहता है, और थीटा जर्नली जो है वो हमारा आप कह सकते हैं ओमेगा टी जो है एंगुलर के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ओमेगा वाला टर्म ये कहां से आया, क्योंकि ओमेगा सर्कुलर मोशन में आता था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज का कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है सर्कुलर मोशन से भी है। तो चलिए आइए उस गणित को भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमने कहा यहां पर कोई इक्वेशन बनी कैसे, तो कोई इक्वेशन बनी कैसे उस बात को हम यहां पे समझते हैं कि ये y इक्वल्स टू साइन थीटा वाला फंडा आया कैसे। तो ये हुआ क्या कुछ ऐसा कि यहां हमने ये माना कि यहां एक बॉल थी, अगर वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है और t बराबर 0 पर यहां है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है और t बराबर 0 पर यहां है, समझिएगा। और इसका प्रोजेक्शन, इस बॉल, हमने कहा कि यहां कुछ हमने टॉर्च जैसी लगा दी, ठीक है, टॉर्च जैसा हमने एक डिवाइस लगा दिया, और ये टॉर्च कर क्या रही है, इससे ऐसे लाइट आ रही है और उस लाइट की वजह से यहां मौजूद जो एक स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन समझ लो, इस स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं अगर सॉलिड बना देता हूं, इस स्क्रीन के ऊपर हमने इस बॉल की प्रोजेक्शन देखी। तो हमने जब इस बॉल की यहां प्रोजेक्शन देखी तो इसकी परछाई हमको दिखाई दी, रेड कलर से बनाता हूं, ये यहां दिखाई दी t बराबर 0 पर। और जब ये किसी टाइम पर यहां पहुंची, ये बॉल पहुंची यहां पर किसी टाइम पर t में, t बराबर t टाइम पर जब ये यहां पहुंची, तो हमने कहा कि भैया कितना एंगल कवर कर लिया, बोले साहब थीटा एंगल कवर कर लिया। बोले मैक्सिमम ये बॉल कितना जा सकती थी, तो बोले कि भैया रेडियस इसकी मान लेते हैं a जा सकती थी। तो अब अगर इसी को मैं अपना एक y मान के चलूं तो आप एक बात देखना कि मैक्सिमम ये बॉल जा सकती थी, इस बॉल का प्रोजेक्शन जा सकता था a तक, लेकिन किसी टाइम t पर इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहां पर पड़ रहा होगा, और अगर ये यहां पे पड़ रहा होगा तो ये अपनी इस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हुई। हमने कहा कि वो अगर y डिस्प्लेस्ड हुई तो उस y की क्या वैल्यू होगी, जरा सोचिए आप। तो आप अगर देखो तो ये भी रेडियस a हो जाएगी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल को देखें तो y बराबर क्या लिखा जा सकता है, y बराबर लिखा जा सकता है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये लिखा जा सकता है a साइन थीटा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा कितना, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वैसे ही हो गया जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है v इंटू टी, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, थीटा की जगह लिखा जा सकता है ओमेगा टी। तो y बराबर बेसिकली बन गया a साइन ओमेगा टी। अब जरा इन दोनों चीजों को जोड़ना एक साथ, है ना,
इन दोनों चीजों को जोड़ना एक साथ। तो आप एक बात समझिए, क्या सर्कुलर मोशन है? नहीं, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सर्किल में एक जो है वो बॉल ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है, और उसके प्रोजेक्शन की अगर हम इक्वेशन लिखें, उसके प्रोजेक्शन की इक्वेशन लिखें कि मीन पोजीशन से जितना वो डिस्प्लेस्ड हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन y बराबर क्या बन रही है, a sin ओमेगा टी बन रही है। अब जरा एक चीज समझना, जो भी एंगल वाली चीज है वो इस सर्किल में ही छुपी हुई है, और यहां से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और बॉल ने t बराबर 0 पर यहां से चलना शुरू किया और प्रोजेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हम प्रोजेक्शन को देख रहे हैं, यहां प्रोजेक्शन के लेग की वैल्यू के वेरिएशन को बनाया गया है, तो आप ये समझना कि जब 0 थीटा था तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 थी, और जब ये थीटा घूमकर 90 डिग्री हुआ तो प्रोजेक्शन अपनी इस पोजीशन से, सारा डिस्प्लेसमेंट इसी पोजीशन से नापा जा रहा है, ये पोजीशन आपकी ये वाली लाइन है, इससे कितने डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचा, ए डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचा। और जब वापस सर यहां आया तो क्या हुआ, तो वापस से अब जब ये यहां आया, यहां कहीं आया, तो हम लाइट यहां से डाल रहे हैं, तब प्रोजेक्शन यहां कहीं है, तो लगातार हो क्या रहा होगा, प्रोजेक्शन के साथ मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, देखना 0 से चला, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, वापस ये बॉल जब यहां आई तो फिर से पाई एंगल कवर कर लिया इस बॉल ने, तो प्रोजेक्शन वापस से 0, आगे बढ़ा निगेटिव, ठीक, और ऊपर अब ये वापस ये यहां से यहां जाएगा तो फिर ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये फिर से 0 की तरफ, फिर बॉल आगे घूमी, फिर ये, तो जो चीज ये यहां ये प्रोजेक्शन ऊपर नीचे वैल्यूज में कर रहा है, वही वैल्यूज आपको यहां इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमें यह समझ में आता है कि इससे ही इक्वेशन बना के और इसी से ही, इसी की ही वैल्यू में, ये वाले प्रोजेक्शन की वैल्यू में कैसे चेंज हो रहा है, उससे ये डायग्राम बना, मतलब ये चीज सब जुड़ी हुई है। और ये जो कनेक्शन है अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जो भी एंगल वाली चीज है वो छुपी हुई है इसके सर्कुलर मोशन में, लेकिन हम सर्कुलर मोशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम उस सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। यह समझने वाली बात है। और देखना, मैं फिर से आपको दिखाता हूं, इस प्रोजेक्शन के हिसाब से आप देखना, यहां पर ये वैल्यू, ये ऊपर पहुंचा, ये वैल्यू, ये बॉल घूमकर यहां आई होगी तो ये यहां पर आ गया, ये प्रोजेक्शन, अब ये बॉल यहां जब जा रही होगी तो प्रोजेक्शन नीचे जा रहा होगा तो ये आ गया, अब जब बॉल यहां से ऊपर जा रही होगी तो प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा है, और वापस से फिर से 0, और 2 पाई एंगल हुआ तो मतलब ये पूरी बॉल 2 पाई घूम चुकी है। और शुरू कहां से किया था ये मैटर करता है, शुरू हमने किया था यहां से। तो ये दोनों बातों को हम लोग पकड़कर रखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सर शुरू तो आपने जो किया था अगर वो चेंज कर देता कोई तो क्या होता, क्योंकि बॉल तो लगातार घूम रही है सर्किल में, ठीक है, बॉल लगातार सर्किल में घूम रही है, तो सर t बराबर 0 कहां कंसीडर करना है ये कैसे पता चलेगा, सर t बराबर 0 कहां कंसीडर करना है ये कैसे पता चलेगा, कि नहीं जी यहीं कंसीडर करना था t बराबर 0, ये कैसे पता चलेगा। तो बॉल लगातार जो भी है वो लगातार घूमे पड़ी है भाई, ठीक, वो तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कब से ऑब्जर्व करना शुरू करें, कि हमने भैया यहां से इसको इस टाइम से ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मान लो यहां एक बॉल घूमे पड़ी थी, और हमने जिस समय से देखना शुरू किया वो हमारा t बराबर 0 माना जाता है। तो मान लेते हैं कि हमने जब देखा तो बॉल यहां थी और मैंने कहा कि ये है इसका t बराबर 0, और ये जब t बराबर 0 है तो बेटा इसका मैंने बोला कि भाई इनिशियल जो एंगल है
वो इनिशियल एंगल मान लिया मैंने कुछ, अभी ये फाई नॉट पर है, तो टी टाइम बाद कहां पहुंचा होगा साहब? टी टाइम बाद पहुंच गया होगा यहां से। अच्छा, बॉल तो ओमेगा से घूम रही थी, तो कितना थीटा कवर किया होगा? तो टी टाइम में जो थीटा कवर किया उसको अभी हम थीटा ही लिख लेते हैं, ये टी टाइम में, और ये थीटा रहा होगा कितना? तो अभी इसका टी टाइम बाद अगर कोई कहे कि प्रोजेक्शन कहां है, तो साहब इसका टी टाइम बाद प्रोजेक्शन यहां पर है, और ये तो हमेशा y तो हमेशा यहीं से नापा जाएगा, इसी पॉइंट से, ठीक। तो y कितना हो गया? तो ये a है, ये थीटा है, तो जरा देखो यहां पर ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? तो ये एंगल बन जाएगा थीटा प्लस फाई नॉट। तो y कितना होगा यहां पर? ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा थीटा प्लस फाई नॉट। भाई ये देखो ना, z बन रहा है पूरा। तो y क्या बनेगा? अगर अब बेटा आप इस ट्रायंगल को देखो, तो ये a हो गया रेडियस, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो y की वैल्यू बनेगी कितनी? y की वैल्यू बनेगी a साइन थीटा प्लस फाई नॉट। थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दो, तो ये बन गया y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो किसी ने कहा सर फेज क्या है अब इसका? तो भैया अब इसका जो फेज टाइम पर डिपेंडेंट फेज है, वो फेज है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और किसी ने कहा सर इनिशियल फेज क्या है? तो भैया फिजिक्स में इनिशियल शब्द का मतलब होता है टी जीरो। इनिशियल फेज का मतलब होता है टी जीरो, मतलब कि इनिशियल फेज अगर टी जीरो कर दिया तो फाई नॉट हो गया। तो शुरुआती फेज में फाई नॉट फेज था, टी टाइम बाद फेज हुआ थीटा प्लस फाई नॉट। और इक्वेशन में फर्क क्या पड़ा सर? इक्वेशन में फर्क पड़ा कि y बराबर अब इक्वेशन होगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। पिछली इक्वेशन थी y बराबर a साइन ओमेगा टी। उस इक्वेशन के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज लीडिंग, ज्यादा एंगल पर है ना, कितने एंगल से लीड कर रही है? बाय फाई नॉट एंगल। भाई इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, साइन ओमेगा टी का फेज सिर्फ ओमेगा टी था, तो ये वाला कितने फेज, कितने एंगल आगे चल रहा है? कितने एंगल आगे चल रहा है? तो ये कितने एंगल आगे चल रहा है? ये फाई नॉट एंगल आगे चल रहा है। तो अगर कोई चीज जो इस तरफ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में है, तो वो लीड कर रही है, ये समझना होगा अपने को। अब सर साइन फंक्शन पे क्या फर्क पड़ा? जो पहले साइन फंक्शन था y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, इसका जो फंक्शन था उसका डायग्राम था हमारे पास कुछ इस तरह का। ठीक है, इसका हमारे पास डायग्राम था कुछ इस तरह का, साइन का ये। अब जो अपना नया आया y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का आया, तो इसका फेज पहले से ही फाई नॉट लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। तो वो डायग्राम कैसा आएगा? तो देखो साइन फंक्शन तो अपने आप में ये एक इस तरह से समझ के चल लो कि ये एक कंटिन्यूएशन में एक ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ है, एक कंटिन्यूएशन में ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये तो कंटिन्यूएशन में एक फंक्शन चल रहा है। अब किस समय आपने टी जीरो देखना शुरू किया उससे डिसाइड होगा कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस तरह से फंक्शन चल रहा है और मैंने कहा कि अगर ये लीड कर गया है फाई नॉट से, मतलब फाई नॉट से लीड कर रहा है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट अब क्या होगा? तो अब आप यहां पे भी देखोगे तो आप एक बात देखो,
जब ये t0 यहां था तो y डिस्प्लेसमेंट 0 था, अब t0 यहां है तो क्या y प्रोजेक्शन इनिशियल 0 होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू है। और वो कैसे निकल कर आएगी? तो y एक्सिस एक्चुअली यहां ना होकर कहां हो जाएगी? नई y एक्सिस जो है, न्यू y एक्सिस, क्योंकि ये लीड कर रहा है तो फाई नॉट एंगल से क्या होगी? नई y एक्सिस आपकी फाई नॉट एंगल से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो अब जो नया इसका ग्राफ बनेगा, किसका? ये y इक्वस टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका कोई अगर ग्राफ बोले तो इसका ग्राफ मैं आपको कहूं तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। यहां से इसका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि t बराबर 0 पर, अब देखो, अब ये चीज और ये चीज मैच करनी चाहिए, और ये बिल्कुल मैच भी करेगी। तो अगर आप नोटिस करो तो अब t बराबर 0 पर कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू है इसके पास y नॉट की, जो यहां पर रही होती, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर आगे जाके फिर से इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कम होगी, मतलब वो सारी चीजें फिर उसी तरह से आगे आ जाएंगी। तो अगर ग्राफ ने यहां पर इधर साइड पहुंच गया है, इधर साइड से जा रहे हैं तो लीड करता हुआ है, और कितने एंगल से बोलते हैं कि ये इधर एक्सिस कितना शिफ्ट करके बना देंगे कि ये लीड कर गया है, कितने एंगल से? फाई नॉट फेस से। अब इसी को अगर हम और देखें तो मैंने कहा कि सर y इक्वस टू, अगर a साइन थीटा ओमेगा टी भी इसको लिख सकते थे, प्लस पाई बाय 2 होता, तो देखो इस इक्वेशन को देखकर हमको वो सर्किल वाला डायग्राम भी बनाने का सेंस आना चाहिए, और जो क्या बोलते हैं हमारे जो ग्राफ बनना चाहिए उसका सेंस भी आना चाहिए। तो मैंने कहा सर्किल वाले सेंस में अगर सोचो तो सर्किल वाले सेंस में क्या बैठेगा जाके भाई? सर्किल वाले सेंस में अगर सोचे तो एक हमने बोला कि आपको एक रेफरेंस हमेशा मान के चलना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस ये मान के चलना पड़ेगा कि अपने इस डायग्राम के लिए, और वो आप जेन्युइन किसी मतलब सभी के लिए कॉमन मान सकते हो कि t बराबर 0 पर रेफरेंस जो है, वो रेफरेंस हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का, प्रोजेक्शन का, यहीं से नापा जा रहा है। और पुराने y बराबर a साइन ओमेगा टी के रेफरेंस से हमेशा सोचेंगे कौन से पार्ट से हमेशा रेफरेंस लेके चलना है, ये हमेशा लेके चलना है ये वाला जो शुरू किया था हमने। उसके कंपैरिजन में ये कितना आगे चल रहा है, ये कितना प्लस में चल रहा है? प्लस में है, लीड कर रहा है, इधर जाएंगे, लीड कर रहा है, इधर की दिशा में बोलते हैं लीड कर रहा है। और कितना लीड कर रहा है? तो हमने कहा कि भैया पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, तो ये पूरा एंगल पाई बाय 2 बन गया, तो इसका मतलब t बराबर 0 पर ये यहां है। सर और क्या तरीका है ये पता करने का कि t बराबर 0 पर कहां है एंगल? तो आप जैसे इसी को अगर देखें तो मैं ये लिख देता हूं, ये हो जाएगा a साइन थीटा की जगह t के टर्म में डाल देते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो आप t 0 कर दो। t 0 करने पर आपको इनिशियल फेज मिल गया पाई बाय 2, इसका मतलब यहां पर है। मगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमने कहा रेफरेंस हमने यही बना के रखा है, यहीं से नापेंगे। तो शुरुआती डिस्प्लेसमेंट अब इसका कितना है? शुरुआती डिस्प्लेसमेंट ही इसका सीधा सीधा a है, और फर्दर यहां से अब जो होगा वो यहां से आगे का टाइम चलते हुए और इस तरह से ही घूम रहा है। ये भी हम एज्यूम करके हमेशा ये रखते हैं कि इसी तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये अपने दिमाग में एक रेफरेंस रखेंगे, ये कोई बताएगा नहीं, क्वेश्चन बताएगा नहीं, अपने दिमाग में रखना होता है। तो सर डायग्राम में कैसे आएगा? डायग्राम में कैसे आएगा? तो हमने कहा कि सर वही पुराना रेफरेंस उठाएंगे जो साइन फंक्शन का रेफरेंस था हमारे पास। कौन सा रेफरेंस था? हमने कहा y बराबर
ए साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ हमको याद है, उसी से ही सारी चीज उठाते हैं, इसी से एक साइनसॉइडल फंक्शन बना और ये सब डाल दिया इसमें, ठीक है। मगर ये तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी का है और ये कह रहा है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लीड कर रहा है ए साइन ओमेगा टी के रेफरेंस में। सर एक रेफरेंस तो लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके रेफरेंस में अगर लेकर चलें, कोई एक तो रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट रहता है कि यही वाला सबसे बेसिक फंक्शन है, इसी को लेके चलते हैं। तो इससे पाई बाई 2 लीड कर रहा है, किधर जाएगा, लीड कर रहा है, तो भैया ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 2 एंगल से, पुराने वाले ग्राफ से पाई बाई 2 एंगल से शिफ्ट कर जाएगा। और कहां शिफ्ट होकर पहुंचेगा, कहां शिफ्ट होकर पहुंचेगा, ये यहां पहुंच जाएगा और ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब किसी ने कहा कि कौन सा अब नया ग्राफ कौन सा बन गया, तो सर नया ग्राफ ये इतना हटा दो, ये हटा दो, ये भूल जाओ। नया ग्राफ जो है वो नया ग्राफ आपका यहां से शुरू हो गया, ये वाला। तो पुराने के कंपैरिजन में कितना लीड कर रहा है, पुराने के कंपैरिजन में इस तरफ बढ़ रहा है, तो लीड कर रहा है बाय पाई बाई 2 एज कंपेयर, देखो कंपैरिजन में ही बात होगी, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, एज कंपेयर टू y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसके t बराबर 0 पर वैल्यू 0 नहीं है, इसकी t बराबर 0 पर, इसका t बराबर 0 यहां है, इसके t बराबर 0 पर वैल्यू a है, इसके t बराबर 0 पर वैल्यू a है। और 90 फेज आगे चलने पर ये वैल्यू 0 हुई। 90 फेज आगे चलने का मतलब कि ये यहां से 90 फेज आगे चला तो वैल्यू 0 हो गई होगी। वही चीज यहां पर भी शो हो रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है। और अगर आप गौर से देखो तो ये ग्राफ किसका बन गया है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये ग्राफ बन गया है a cos, तो मतलब cos ओमेगा टी कोई नई चीज नहीं है, साइन का ही फंक्शन है, इसीलिए इसको साइनसॉइडल फंक्शन बोलते हैं पूरा, कि ये पूरा साइनसॉइडल फंक्शन है। तो साइन कॉस ये सब साइन का ही पूरा, उसी का साइनसॉइडल फंक्शन का ही पार्ट है, बस लीड लैग ये सभी कर रहा होता है, जिसके कारण उसके नाम हम चेंज कर देते हैं कि अच्छा ये अब कॉस हो गया, अरे वो है वही साइन, बस 90 डिग्री आगे से शुरू हुआ है। समझ पा रहे हैं, सुनते रहिएगा, अभी सारी गणित क्लियर कर देंगे, ठीक, अभी सारी गणित क्लियर कर देंगे। तो भैया ये डायग्राम आपका कनेक्ट होना चाहिए, आपको ये बना के कोई दे दे तो आप ये बनाना आपको समझ में आए, और हमेशा एक रेफरेंस आप पकड़ के चलो, किसका, y बराबर ए साइन ओमेगा टी का। तो अगर हमने बात कर लें, अगर हमने पुराने क्या बोलते हैं रेफरेंस में देखना हो, तो ओल्ड रेफरेंस हमारा शुरू हो रहा था यहां से, जो कि हमारी इक्वेशन थी y बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो उसके रेफरेंस में ये ग्राफ हमको बनाना आना चाहिए, और पुराने वाले रेफरेंस के हिसाब से हमको ये वाले का सेंस समझ में आना चाहिए कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी का यहां से शुरू होता था t बराबर 0, और उससे इधर जाएंगे तो लीड, और उल्टा चलेंगे तो क्या माना जाएगा, लैग। तो अब अगर मैं मान लो आपसे कहूं कि मेरे पास एक साइनसॉइडल फंक्शन है, ठीक है, ये अपना पूरा साइन फंक्शन चल रहा है, उठा के एक लाइन खींच देते हैं, ठीक, एक उठा के सीधी लाइन खींच दी, और हमने कहा कि अगर किसी ने ग्राफ यहां से शुरू किया, या चलो यहीं कहीं यहां से शुरू करते, लीड लैग दोनों देख ले, यहां से शुरू किया, समझना भैया, ठीक है, ग्राफ यहां से शुरू किया,
तो ये वाला अगर ग्राफ शुरू हो रहा है और ये ओमेगा टी है, तो आप समझना, तो अगर मैं यहां से ओरिजिन बनाते हुए चल रहा हूं तो t बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ रहा होगा किसका, y बराबर a साइन ओमेगा टी का। और इसके रेफरेंस में बाकी ग्राफ कैसे बनेंगे, तो मैंने कहा 90 डिग्री लीड कर गए, 90 डिग्री साहब लीड कर गए, तो लीड करने का मतलब यहां पहुंच गए, 90 डिग्री लीड कर गए तो साहब यहां पहुंच गए। तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया, अगर यहां से शुरू करते, मतलब ये मत देखना, फिर ये ग्राफ है, यहां से शुरू हुआ, तो ये ग्राफ बन गया साहब a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां से ये पाई बाई टू क्या कर गया, पुराने वाले ग्राफ से लीड कर गया। किसी ने कहा सर ऐसी बात है, तो अगर ये ग्राफ यहां से शुरू हो जाए तो, यहां से शुरू हो जाए तो देखना, इस वाले से 90 डिग्री, 90 का है ना, इस वाले से 90 पाई बाई टू और इसके रेफरेंस में पाई, तो साहब ये वाला लीड कर गया यहां से, लीड बाय पाई, और क्या इक्वेशन बन गई, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये वाला। और a साइन ओमेगा टी प्लस पाई होता है क्या, माइनस a साइन ओमेगा टी। यही चीज माइनस साइन ओमेगा टी भी कहलाती है, साइन थीटा प्लस पाई होता है माइनस साइन पाई, तो यही चीज, और इसका ग्राफ ये हो गया। किसी ने कहा सर और पाई आगे चला गया, और पाई आगे चला गया, और पाई आगे चला गया, ये बन गया, यहां से ग्राफ बन रहा है, तो सर ये इक्वेशन हो गई किसकी, किसके रेफरेंस में देख रहे हो, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, जिसके भी रेफरेंस में लिखोगे, ये वाली चीज क्या हो गई थी, ये हो गई थी a cos ओमेगा टी। तो अगर आप समझना, देखना, अगर आप, ठीक है, आप देखना इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, और अभी इनको कनेक्ट करेंगे हम लोग। अगर आप इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, अगर आप, ये कॉस का फंक्शन था ना, इससे ये वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं जो यहां से शुरू हो रहा है, अगर आप इससे देख रहे हो तो इससे आप कितना लीड करें, इस तरफ बढ़ोगे तो लीड कर रहे हो कितना, ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, तो आपने लीड किया कितने, उससे, पाई से। तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते थे, y बराबर, अगर इससे रेफरेंस से ले रहे हो तो लिख सकते थे a cos ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि पाई से लीड करे। आप इससे अगर लिखते हो, इसके रेफरेंस में लिखते हो यहां, तो कितना लीड करे, ये पाई, और ये हो गया पाई बाई टू, तो ये लीड हो गया बाय, लीड बाय 3 पाई बाई टू। तो आप इसके रिस्पेक्ट में क्या इक्वेशन लिख सकते हो, और y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू। आप इससे कितना लीड किए, आप इस वाले से लीड किए कितना, ये पाई बाई टू का सेक्शन है, पाई बाई टू, लीड बाय पाई बाई टू। तो आप क्या इक्वेशन ये लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो सर ये सारी इक्वेशन अलग अलग है, नहीं, सारी इक्वेशन एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ही बात को समझा रही हैं। आपको क्या आना चाहिए, आपको इस इक्वेशन का क्या ग्राफ है ये समझ में आए, और इन ग्राफ्स की ये क्या इक्वेशंस लिखी जा रही हैं ये समझ में आए। और ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको एक रेफरेंस लेके चलते हो और ये लीड वाला बात समझ लेते हो। जैसे लीड का इधर काम करेगा, लैग का उसी तरह से उल्टा काम करेगा।
अच्छा सर, ये इक्वेशन और सॉल्व करके बनती क्या है? तो अगर आपको पता हो तो ये माइनस कॉस का ग्राफ होता है जो यहां से शुरू होता है। तो ये भी माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, ये भी माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, ये भी माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, एक ही बात है। तो सर्किल में सर क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं कि सर्किल में क्या घूम रहा है, क्या चल रहा है। समझना, समझना, ठीक। जब इसी में देखेंगे, ठीक है। जब जो है t बराबर 0 यहां था, t बराबर 0 जब यहां था तो इक्वेशन बन रही थी y बराबर a साइन ओमेगा टी की। जब ये 90 डिग्री लीड किया, t बराबर 0 यहां है, तो इक्वेशन बन रही है y बराबर a कॉस ओमेगा टी की। जब ये और 90 डिग्री लीड किया, ये यहां है, t बराबर 0 जब यहां है, तब इक्वेशन बन रही है y बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी की। और जब ये और 90 डिग्री आगे बढ़ा और t बराबर 0 यहां है, तब ये इक्वेशन बन रही है y बराबर, ये इधर प्लस a कॉस, तो ये माइनस a कॉस ओमेगा टी की। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखना, इधर जब जा रहे हो इस दिशा में, तो आप एंगल्स में फेज में लीड कर रहे हो, और जब आप उल्टे उसमें जाओगे, जब आप उल्टे उसमें जाओगे, उल्टा जा रहे होगे, तो आप क्या कर रहे होगे? जब उल्टा जा रहे होगे तो आप क्या कर रहे होगे? जब आप उल्टा जा रहे होगे तो आप क्या कर रहे होगे? आप लैग कर रहे होगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लीड मानते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में जब जा रहे होंगे तो हम लैग मानते हैं। ये एक हम अपने इनिशियल एजम्पशंस लेके चलते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द उसी तरह से फिर सोचते हैं। तो यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी देखना इसके रिस्पेक्ट में, अगर आप 180 डिग्री आगे चले गए, 180 डिग्री का मतलब यहां पहुंच गए, तो आप माइनस साइन ओमेगा टी पे पहुंच गए। लेकिन अगर आप देखो तो यहां से आप यूं गए, 180 लीड किया तो भी माइनस साइन ओमेगा टी पे पहुंचे, आपने 180 लैग किया तो भी माइनस साइन ओमेगा टी पर पहुंचे। तो आप यहां पर भी देखना, अगर मैं यहां से अपने इसी, क्योंकि अपन एक रेफरेंस से तो बात कर पाएंगे ना, बिना रेफरेंस के बात नहीं हो पाएगी, तो अपन अगर इस रेफरेंस को पकड़ के चलते हैं और पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं कितना, ये 180 है ना, लैग बाय पाई, 180 से अगर पीछे चले गए, तो अब आप ग्राफ का डायग्राम देखना, उससे तुमको समझ में आएगा कि अच्छा भाई, मैंने तो बताया ये साइकिल आपकी तो पूरी लगातार चलती जा रही है ना, ये तो कहां का हिस्सा आप देख रहे हो उससे मतलब है अपने को। तो अगर आप देखो, आप सिर्फ इस बात पे गौर करो, देखना ग्राफ देखना, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, कौन सा साहब, कौन सा ग्राफ? ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो यहां से 180 लीड पे था, जिसको कि मैंने कहा कि सर ये माइनस साइन का ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ, नीचे से स्टार्ट होने वाला ग्राफ माइनस साइन का होता है, ऊपर से स्टार्ट होने वाला साइन ग्राफ प्लस साइन का रहता है। तो प्लस साइन का उल्टा बिल्कुल ग्राफ जो है, जो ये बन रहा है आपका, ये जो आपका माइनस साइन का ग्राफ है, ये माइनस साइन का ग्राफ है। अगर आप देखो तो यहां से भी ये ग्राफ वही है। आप देखो, जो ग्राफ ये है वही ग्राफ ये है। देखो ये ग्राफ, मतलब ये वाली इक्वेशन भी बेटा क्या है, ये वाली इक्वेशन भी जो यहां से शुरू हो रहा होगा ग्राफ, y बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी है। कहने का मतलब कि जो चीज लीड कर रही है वो लैग में भी आ सकती है। तो सर किसी ने कहा कि साइन से 90 डिग्री लीड करता हुआ कॉस का बन जाता है, तो साइन से ही
कितना लैग करता हुआ, तो 180 और π/2 और तो 270 डिग्री 3π/2 लैग करता हुआ भी क्या बन जाता है, कॉस का इक्वेशन ही बन जाता है। तो इधर लीड में ये वाली चीज इससे π/2 लीड कर रही है और सेम ये चीज इसी से इसके रिस्पेक्ट में 3π/2 लैग भी कर रही है। दोनों बातें हैं। और यहां से भी आप लीड लैग कह सकते हो। ये वाली चीज माइनस ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो माइनस ए साइन ओमेगा टी इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री 180 डिग्री लीड कर रहा है और 180 डिग्री लैग भी कर रहा है। दोनों बातें। तो ये चीज लीड और लैग की आपको यहां ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे पूरा हमारा अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर चलेगा। तो जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डायग्राम वाइज कैसा याद रख सकते हैं, आप डायग्राम वाइज में आप इस तरह से ध्यान रखो, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किस तरह से ध्यान रखो कि रेफरेंस में ये वाली चीज हो गई साइन ओमेगा टी, उससे 90 डिग्री लीड किया तो बन गया कॉस ओमेगा टी का फंक्शन, उससे 90 डिग्री लीड किया तो बन गया इसके ऑपोजिट साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन, उससे 90 डिग्री लीड किया तो बन गया इसके ऑपोजिट माइनस कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन, उससे 90 डिग्री और लीड किया तो फिर से वापस बन गया साइन। और ये साइकिल इसी तरह से उसी सर्किल पे गोल गोल घूमे पड़ी है। और साहब उल्टा चलोगे तो लैग का केस बन जाएगा। साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री लैग करने पर, मतलब ग्राफ में पीछे जाने पर, माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ मिल जाएगा। माइनस कॉस ओमेगा टी से 90 डिग्री लैग करने पर माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ में एक्सिस जो बन रही है, जो भी साइनसोइडल ग्राफ है उसमें जो भी एक्सिस बन रही है, इधर बढ़ोगे लीड कहलाएगा, अपनी एक्सिस को इधर शिफ्ट करोगे लैग कहलाएगा। तो इसको और इसको दोनों को अगर आपने मिला लिया तो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको सीखना क्या क्या है समझिएगा। आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, कोई भी इक्वेशन में बना दूं, ठीक, और आपको आना चाहिए कोई बनी हुई इक्वेशन आपके सामने हो, कोई ग्राफ बना हो तो आप उसको उसकी इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया कि पहले मैंने एक इक्वेशन दे दी कि y बराबर सर लिखना है माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। पाई नॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो π/3 π/6 कुछ भी हो सकती है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, आपको चार तो पता ही चल गए, इन्हीं चार के बीच खेला सारा होना है। कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। अब आप बस पकड़ लो, आप इसको पकड़ लो माइनस ए साइन ओमेगा टी को। तो आपने कहा y बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमें पता है, ठीक सर कैसा होता है, सर इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। वो साइनसॉइडल, अब पूरी साइकिल उसी तरह से आगे चलती रहेगी। बोले ठीक है, तो इससे कितना आगे चल रहा है, बोले π/2 आगे चल रहा है। तो π/2 आगे चल रहा है मतलब कि हम यहां से इसको π/2 आगे बढ़ा दें, मतलब यहां कहीं जो भी ये भी जो भी फाई नॉट एंगल हो, π/3 π/4 जितना भी एंगल हो, तो मैंने कहा ये फाई नॉट आगे बढ़ा दें, मतलब ग्राफ कुछ यहां से शुरू होगा। तो इससे कितना लीड करा दिया, फाई नॉट। तो ग्राफ कैसा बन गया होगा फिर मेरा, अब मेरा जो ग्राफ बन गया वो मेरा ग्राफ कुछ यहां से शुरू होगा, मतलब लाइक यहां से ऐसे कुछ ये मेरा बन गया y बराबर किसका, माइनस ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का। तो आपने चार ये पकड़ लिए ना, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। और साइन कॉस के ग्राफ अगर आते तो उन्हीं के उल्टे मिरर इमेज नीचे, मतलब उल्टी इमेज, उल्टा ग्राफ जो नीचे से बनेगा वो माइनस का हो जाएगा। और उन ग्राफ के रिस्पेक्ट में जो भी लीड लैग कह रहा उसके हिसाब से आप, लीड लैग कह रहा उसके हिसाब से एक्सिस को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, खत्म। और अगर आप एक्सिस वाले में सोचो तो क्या हो रहा होगा, तो यहां पर हमने कहा ये साइन का था, यहां पर ये माइनस साइन ओमेगा टी था, माइनस साइन का था, माइनस साइन का मार्किंग मारा, और माइनस साइन वाले से लीड कर रहा है फाई नॉट। तो माइनस साइन वाले से लीड कर रहा है फाई नॉट, मतलब कि यहां से लीड ऐसे में चले तो यहां फाई नॉट। तो सर्किल में कुछ यहां पर बॉल रही होगी, जो सर्किल में घूम रही होगी इनिशियली। तो यहां से आप ग्राफ और जो फेज वाली चीज है वो दोनों अगर आपने कनेक्ट कर ली, इक्वेशन से ग्राफ और ग्राफ से इक्वेशन, जैसे ये ग्राफ दे दिया, अब देखो उल्टा चलते हैं, ये ग्राफ दे दिया और मान लो इतना ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमको समझ में आता है कि ये एंगल मान लेते हैं कुछ अल्फा है, इतना जो थीटा दिख रहा है वो अगर अल्फा की वैल्यू का है, तो मुझे इस इक्वेशन को और क्या लिख सकता था। तो अगर आप देखो तो ये वाली यहां से जो एक ग्राफ शुरू होता वो ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ शुरू होता और उससे ये अल्फा पीछे है, तो इसकी और इक्वेशन क्या बन सकती थी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये वाला के रेफरेंस में पकड़ा और इससे कितना पीछे, इससे बोले अल्फा पीछे। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अच्छा सर ये वाला अगर बनाना है तो कैसे होगा, तो हमने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, अगर मैं इसको पीछे यहां ऐसे बढ़ाता और कहता कि भैया ये एंगल मेरा फाई नॉट है, जो कि जिसके हिसाब से आया है, और ये एक्सिस के रेफरेंस में देखूं तो इस एक्सिस के रेफरेंस में ये फाई नॉट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है जो नीचे से बनता हुआ यहां से शुरू हो रहा है, ये माइनस ए साइन का होता है, तो y बराबर इक्वेशन बनेगी माइनस ए साइन ओमेगा टी, और लीड करता हुआ तो प्लस फाई नॉट। दोनों बातें सर सेम है, दोनों बातें सेम है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बता दो मुझे कि हाँ सर ये तो हमने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया। और मेरा यकीन मानो अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा एसएचएम, वेव, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव और अल्टरनेटिंग करंट बहुत हद तक बहुत सारी समस्याएं आपकी क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। जल्दी से बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गई है ये बात, तो क्योंकि इसको अभी हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और देखिएगा कि पूरा अल्टरनेटिंग का आपका पार्ट जो है ये सब फेज से ही खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और फेज डायग्राम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फेज डायग्राम जो पढ़ा है उसी की तरह है। फेज डायग्राम में क्या क्या शो होता है, इसमें शो करते हैं हम लोग इनिशियल फेज, एंड एम्पलीट्यूड। क्योंकि साइनसॉइडल फंक्शन के लिए भैया ना यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है ना, बस हमें ये पता चल जाए कि शुरुआती कहां पर है, शुरुआती फेज कहां है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। बाकी तो हर बार वो अनंत काल तक साइकिल वैसी चलती रहेगी। तो अगर ये सिर्फ दो बातें पता हैं तो हमारे लिए, हमको पूरे ग्राफ और सारी डिटेलिंग की जरूरत होती नहीं है। समझ पा रहे हो? तो हमें दो ही चीजें चाहिए, कौन कौन सी,
एक चाहिए कि इनिशियल फेज कहाँ है, इनिशियल फेज का मतलब t बराबर 0 पर सर्किल में घूमती हुई बॉल की सिचुएशन के हिसाब से कहाँ प्रोजेक्शन बैठ रहा है, वो वाली चीज। और दूसरी चीज हमें ये पता चल जाए कि एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो फेजर डायग्राम में हम ये दो चीजें ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हम कुछ अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हैं, उनके फेजर डायग्राम मान लो ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, एक इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। y3 इक्वल्स टू a3 कॉस ओमेगा टी, y4 इक्वल्स टू माइनस a3 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। और एक आ गया y5 इक्वल्स टू a3 हो गया, इसको a4 कर देता हूं, a5 माइनस a5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है 5 डिस्प्लेसमेंट के मान लीजिए हमने इक्वेशन ले लिए और हमको इसका फेजर, इन सभी को फेजर में ड्रॉ करना हो। मैंने बोला कि दो बातें बस बतानी होती है कि इनिशियल फेज कहां पर है और एम्पलीट्यूड कहां पर है। अब आपको साइड बाय साइड में एक ध्यान में रखना है कि सर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अपने दिमाग में एक रेफरेंस बना के रखना है। बस रेफरेंस में क्या रखना है कि ये वाला साइन का है, ये वाला कॉस का है, ये वाला माइनस साइन का है और ये वाला माइनस कॉस का है। ठीक, अकेला कॉस साइन का कोई मतलब नहीं होता तो थीटा थीटा भी लिख देते हैं। ठीक, इनिशियल्स ये हैं और इन्हीं से इधर लीड, इधर गए प्लस में लीड होगा और ऐसे जाओगे तो माइनस में लैग होगा। और इस डायग्राम को कोई कैसा भी पूरा घुमा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, कहने का मतलब अगर किसी ने कहा कि सर हम इसको पूरा का पूरा यूं घुमा के ऐसे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये साइन कोई लेके चलेगा तो इससे लीड करता हुआ कॉस आएगा, इससे लीड करता हुआ माइनस साइन आएगा, इससे लीड करता हुआ माइनस कॉस आएगा, इससे लीड करता हुआ साइन आएगा। इधर उल्टा जाने पर लैग का वही सेंस बनेगा। सर कोई डायग्राम यूं कर दे तो अगर कोई यहां साइन लेके चलेगा तो इससे लीड करता हुआ कॉस यहां आ जाएगा, इससे लीड करता हुआ साइन एंटी क्लॉकवाइज लीड करता हुआ जाएगा, उल्टा चलेगा तो लैग करता हुआ चलेगा। तो इनके आपस में जो लीड लैग का सिस्टम है वो कोई कैसा भी डायग्राम रखे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने को क्यों बार बार घुमाना है अपने इस डायग्राम को, हम तो एक रेफरेंस लेके चलना है। कोई कैसे भी तरह के रेफरेंस लेके चलें, सबके लिए जो चीज 90 डिग्री लीडिंग है वो 90 डिग्री लीडिंग ही रहने वाली है। तो हम तो इसको दिमाग में बैठा लें, बस खत्म बात। तो अगर हम इसको दिमाग में बैठा लें और अब हम इसमें ड्रॉ करें कि भैया लीड लेग का सिस्टम क्या बैठा, तो लीड लेग का सिस्टम क्या बैठा, तो हमने बोला कि पहला वाला क्या था, A1 साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब साइन की लाइन पर ही है। तो A1 लंबाई का हमने ड्रॉ कर दिया यहां पर, इसकी लंबाई एम्पलीट्यूड दिखा रही और ये चीज डायरेक्शन से मुझे फेस समझ में आ गया कि हाँ ये साइन ओमेगा टी वाला हो गया। दूसरा बोला A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो साइन ओमेगा टी से पाई बाय 6, ये है साइन ओमेगा टी, ये है कॉस ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी है, ये है माइनस साइन ओमेगा टी, ये है माइनस कॉस ओमेगा टी। तो दूसरा आया कि A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 को ड्रॉ करो। तो साइन ओमेगा टी से प्लस में पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। यहां पर ये आ गया हमारा A2 कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। बहुत बढ़िया बात है, 30 डिग्री कह लो या पाई बाय 6 कह लो, एक ही बात है।
ठीक है, दूसरा भी ड्रॉ हो गया। सर तीसरा कौन है? A3 cos ओमेगा टी। तो cos सीधे cos पे ही आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा A3। एक चीज और देखो, इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते थे? तो आप यहां से देख सकते हो, यहां से आप इस इक्वेशन को लिख सकते थे A3 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सर और क्या लिख सकते थे? इसके से देखो तो लैग करता हुआ है 90 डिग्री, तो आप इसको ये भी लिख सकते थे क्या? चलो इसी को मैं थोड़ा इधर इधर ऊपर लिख देता हूं, यहां जगह कम है ना, तो आप समझ लेना कि इसको और क्या क्या लिख सकते थे। इसको और लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसको और क्या लिख सकते थे, आप भी लिख लेंगे। इसके कंपैरिजन में लिखता तो माइनस साइन से लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो इसको मैं ये भी लिख सकता था -a साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो सर ये सारी बातें सेम है? हाँ भैया सब सेम है। सर इससे लिख के दिखाओ, इससे लिख के दिखाओ, तो इससे ये लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो क्या लिख सकते थे सर? इसको लिख सकते थे -a3 cos ओमेगा टी कितना एंगल लैग कर रहा है? -π। अच्छा सर, और सर यहां से ये लीड भी तो कर रहा है 9 पाई से, तो हाँ ये भी लिख सकते थे -a3 cos ओमेगा टी प्लस π। आप इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगाओ, रिजल्ट आपको सबके क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, A3 cos ओमेगा टी। खैर मुद्दे पर वापस लौटते हैं, और ठीक है वापस लौटते हैं, और हमने कहां तक ड्रॉ कर लिया था? A2 तक ड्रॉ कर लिया था। A3 भी ड्रॉ कर लिया था। A4 कह रहा है माइनस cos ओमेगा टी माइनस π/3। तो माइनस cos ओमेगा टी ये रहा, और इससे माइनस का मतलब इधर जाएंगे, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो यहां कहीं पर ये आएगा, यहां कहीं पर यूं आएगा, ठीक है। यहां से कितने एंगल पर? π/3 60 डिग्री पर। और क्यों इधर आया? क्योंकि ये माइनस हो रखा है। और पांचवा आया -a5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये यहां पे मैंने गलत ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस साइन ओमेगा टी का है और उससे प्लस π/2, तो माइनस साइन ओमेगा टी से प्लस π/2 गया, तो बेसिकली इधर आ जाएगा, और ये इधर है a5, क्योंकि इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल भी सॉल्व करोगे तो बेसिकली माइनस से प्लस π/2 गए, तो ये बन जाएगा आपका -a5 cos ओमेगा टी। तो बेटा ये जो डायग्राम है, अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, तो आपको अल्टरनेटिंग करंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा खेल ही इसी पर चलता है, ठीक। तो हम इसको जो है इसको यूज करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक्स में। और अगर मान लो दो इक्वेशन ऐसे ऐड करनी हो, जैसे y बराबर है डिस्प्लेसमेंट बन रहा है इन दो इक्वेशंस का, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, ऐड कर लेंगे। जब ये ओमेगा सेम है तो फेजर से कैसे ऐड हो जाता है उसको देखेंगे। तो हमने कहा a1 साइन ओमेगा टी, a1 यहां आ गया, a2 कॉस ओमेगा टी, a2 यहां आ गया। तो इनके सम का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो वैसे ही सॉल्व किया जा सकता है जैसे वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, मगर यहां वेक्टर वाली गणित मैच कर जाती है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये समझ लीजिएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट y है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, और उसका अगर साइनसोइडल फंक्शन बनाना हो तो क्या बनेगा। तो दो वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट का फार्मूला बनता था वैसे ही यहां पर भी बन जाता है, अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, जो भी उन दोनों के बीच का एंगल हो। यहां पर फिलहाल इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो अगर थीटा 90 होता है तो हमारे पास रिजल्टेंट बनता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो बेटा इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फेज डायग्राम में ये आ गया, कितना आ गया? ये आ गया a बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और कितने एंगल पर आ गया? तो अगर मैंने कहा कि ये अल्फा है, अल्फा बेटा इस ट्रायंगल से निकल आएगा, ये लंबाई a2 हो गई, ये लंबाई a1 हो गई, 10 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? a2 बाय
A1। तो अगर कोई इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखे तो क्या नहीं लिख पाओगे? फेज डायग्राम आपके पास है, इक्वेशन लिखना है, एम्पलीट्यूड पता है, y बराबर हो गया a, इससे कितना लीड कर रहा है? अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। लो हो गया, a की वैल्यू डाल दो, अल्फा की वैल्यू डाल दो। सर अगर ये यहां से लैग भी तो कर रहा है कुछ बीटा एंगल, हाँ, तो इसके रेफरेंस में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? y बराबर ये भी लिख सकते हो a, ये कॉस का रेफरेंस था ना, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा। सर दोनों ही बातें क्या हैं? सेम है, एक ही है। दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही बातें एक ही बात को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से बैठाइए। एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो जो सेकंड लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग ऑल्टरनेटिंग के क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में करेंगे, क्योंकि यही सब वहां पर हमें करना है। मुझे लगा कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसएचएम वेव और 4-5 चैप्टर्स में इसके कॉन्सेप्ट फंडे यूज होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में। इसके लिए ये पार्ट आपको मैंने इस लेक्चर में कराया, और इसके ऊपर अब हम लोग जो अगला इसका लेक्चर होगा उसमें इनके क्वेश्चंस अल्टरनेटिंग में कैसे इस्तेमाल करने हैं इसको सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट जो है वो पीडब्ल्यू ऐप में जो अपना पेन किलर सीरीज वाला बैच है वहां पर मिल जाएगी, ताकि आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।